कैरेक्टराइजेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंपाउंड्स की कैरेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे हासिल शुदा नताइज हतमी नहीं होते। इसलिए हम इसे दूसरी टेक्निक्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हुए ग्रोथ स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो कि 625 पर सेंटीमीटर से 1600 पर सेंटीमीटर के दरमियान है, उसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा जिसकी रेंज 1600 से 4000 तक है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। अब आते हैं पहले हिस्से की तरफ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि फिंगरप्रिंट रीजन में हमें हर कंपाउंड की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम सब के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और उन्हें देखकर हमारी शख्सियत के बारे में बताया जा सकता है। इसी तरह हर कंपाउंड के बारे में मालूमात हमें फिंगरप्रिंट रीजन से मिल जाती हैं और ये हर कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से मुख्तलिफ होता है, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। इस रीजन में हमें मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से आने वाली पीक्स मिलती हैं। ये तमाम पीक्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का वेव नंबर भी बढ़ता जाएगा। आईआर स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें कुछ रीजन्स पर फोकस करना होगा। पहला रीजन है 3000 पर सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम एक लाइन लगा दें और ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि अगर पीक इस लाइन की दाईं जाने पर 3000 पर सेंटीमीटर से कम वेव नंबर पर है, तो वो sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एलिफेटिक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड की वजह से होगी। यहाँ याद रहे कि sp3 कार्बन में s कैरेक्टर सिर्फ 25% है, जबकि sp2 कार्बन में 33% और sp में 50%। इसी तरह अगर पीक 3000 पर सेंटीमीटर वाली लाइन के बाएं जानिब आएगी तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से होगी, यानी अल्कीन वाली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को जाहिर करेगी। बेंजीन के केस में भी क्योंकि रिंग की तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, तो वो भी 3000 पर सेंटीमीटर के बाईं जानिब ही आएंगी। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की पीक मज़ीद बाईं जानिब आएगी, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से मज़ीद लेफ्ट साइड पर। डिहाइड्रिक कार्बन हाइड्रोजन की पीक हमें 3000 पर सेंटीमीटर वाली लाइन के दाईं जानिब मिलेगी, तकरीबन 2600 पर सेंटीमीटर से 2900 पर सेंटीमीटर के दरमियान। एक बहुत ही अहम पीक जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से है, वो हमें 3200 से लेके 3650 पर सेंटीमीटर के दरमियान नज़र आएगी। और अगर वो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो फिर उसकी पीक की शेप ज़ुबान जैसी होगी, यानी आगे से गोल, और अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो फिर ये ब्रॉड होगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी ब्रॉडनेस भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल इसी जगह पर यानी 3200 से 3500 के दरमियान अगर एक से ज़ायद पीक मौजूद है लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम है, तो वो हाइड्रोक्सिल के बजाय NH बॉन्ड की पीक्स होंगी। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए हमें साथ ही 1600 पर सेंटीमीटर पर उसकी बैंडिंग पीक को देखना होगा। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन की बाउंड्री पर, यानी 1500 पर सेंटीमीटर पर हम एक लाइन लगाकर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक हमें 1500 पर सेंटीमीटर वाली लाइन के फ़ौरन बाद बाईं जाने मिलती है। ये पीक कम इंटेंसिटी की होती है लेकिन टिप आगे से इसकी नोकीली होती है। इसके बाद अगर एनालाइट के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है तो हमें उसकी पीक 1650 पर सेंटीमीटर से 1780 पर सेंटीमीटर के दरमियान मिलती है। ये पीक आगे से गोल होती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली पीक की तरह नोकीली नहीं होती। इस पीक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन तमाम बातों को आगे आने वाली स्लाइड्स में डायग्रामेटिकली समझाया गया है और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वो कार्बोनिल की पीक नहीं होगी। अब आते हैं डायग्राम की तरफ।
इस डायग्राम को राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। इस में सबसे पहले फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो दिखाया गया है, जिसकी रेंज 500 से लेकर 1000 पर सेंटीमीटर तक शो की गई है। मोस्टली हम इस रीजन को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होगा हम उससे साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ कार्बोनिल पीक जो कि आगे से गोल है और ज़्यादा इंटेंसिटी की है, यानी आपको इसकी लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, वो दिखाई गई है। उसके बाद बारी आती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, जो कि कम इंटेंसिटी की पीक है और 2100 से 2260 पर सेंटीमीटर के दरमियान में मिलती है, यानी 1500 पर सेंटीमीटर से 2260 पर सेंटीमीटर का एरिया डबल और ट्रिपल बॉन्ड का है। फिर आ जाते हैं 3000 पर सेंटीमीटर वाली लाइन के करीब, जो कि डॉटेड फॉर्म में दिखाई गई है। इसके दाईं जानिब अल्काइल कार्बन हाइड्रोजन या sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच को शो किया गया है। इसको हम एलिफेटिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग पीक भी कहते हैं। जबकि बाईं जानिब अल्किनाइल कार्बन हाइड्रोजाइड में कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन मौजूद है, तो कार्बोनिल की पीक कम वेव नंबर की तरफ मिलेगी। आसानी की खातिर हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल की पीक 1630 पर सेंटीमीटर से कम पर नहीं मिलेगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पीक 1500 पर सेंटीमीटर पर है और वो आगे से गोल भी है, साथ ही बाईं जाने पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग पीक है, जिसकी इंटेंसिटी अल्किनाइल कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक से कम है। इस रीजन में एक गोल ब्रॉड हाइड्रोक्सिल की पीक भी देखी जा सकती है और NH की स्ट्रेचिंग पीक्स भी को शो किया गया है। अल्किनाइल कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है और आगे हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रही है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसकी बात हो रही है। वो उसकी हमें पीक जो है वो 3000 पर सेंटीमीटर के लेफ़्ट साइड पर वाली लाइन के लेफ़्ट साइड पर मिलेगी। इस स्लाइड में कार्बोनिल की मुख्तलिफ स्ट्रेचिंग पीक्स का आपस में कंपैरिजन किया गया है। कार्बोनिल ग्रुप मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स वगैरह। इन सब में कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पीक मौजूद होगी, लेकिन इसकी शक्ल, पोजीशन और इंटेंसिटी मुख्तलिफ होगी, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। एक बात काबिल ज़िक्र है कि एनहाइड्राइड के केस में पीक्स 2 बार आएगी, जिससे उसे बासानी पहचाना जा सकता है। अगर हम अब तक की डिस्कशन देखें तो उसमें जो हमें जनरल ट्रेंड नज़र आता है वो कुछ यूँ है। जैसे जैसे मास बढ़ेगी तो वेव नंबर कम होगा, यानी पीक कम वेव नंबर पर आएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से पीक ज़्यादा वेव नंबर पे आएगी, जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से पीक कम वेव नंबर पे आएगी। अगर किसी स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन मौजूद है तो फिर कम वेव नंबर पर पीक आएगी। अगर रेजोनेंस कम है तो उसके नतीजे में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी और पीक भी कम वेव नंबर पर आएगी। अगर किसी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो वो OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करेगा और पीक ब्रॉड आएगी और कंपैरेटिवली कम वेव नंबर पर आएगी। अगर स्ट्रक्चर में स्टीरिक हिंड्रेंस मौजूद है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रोक रही है, तो फिर हमें OH की पीक नैरो और शार्प मिलेगी, ना कि गोल और ज़ुबान जैसी। 1000 पर सेंटीमीटर के करीब एक बहुत अहम डायग्नोस्टिक एरिया मौजूद है, जहां हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच में फ़र्क कर सकते हैं। लेफ्ट से पहली पिक्चर एक अल्केन की है, जिसमें सब कार्बन ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसकी मेजर पीक्स हमें 3000 पर सेंटीमीटर से कम पर मिलेंगी, यानी राइट साइड पर पहली पिक जो है वो बेंजीन की है। बेंजीन के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उनमें sp2 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच मौजूद होता है, तो इसकी पीक हमें 3000 से थोड़ा आगे जाकर मिलेगी, यानी थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर। दरमियान वाली पिक जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच को जाहिर करती है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास sp2 कार्बन हाइड्रोजन की पीक है वो 3000 पर सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा वेव नंबर पर हमें मिल रही है, यानी उसके लेफ़्ट साइड पर।
अब आ जाते हैं एक्सट्रीम राइट पर जो थर्ड पिक्चर है उसकी तरफ। इसमें तमाम की तमाम पीक्स जो हैं वो हमें 3000 पर सेंटीमीटर पर दिखाई गई हैं, क्योंकि ये एक बेंजीन रिंग की पिक है। टर्मिनल अल्काइंस के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच की पीक हमें sp2 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक के बाद मिलती है, तकरीबन 3300 पर सेंटीमीटर से 3400 पर सेंटीमीटर के दरमियान। इसके अलावा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि 1 हेक्साइन का है, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अलावा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी मौजूद हैं। तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच की पीक हमें 3000 पर सेंटीमीटर से कम वेव नंबर पर मिलती है, जो कि इस डायग्राम में रेड कलर से हमें नज़र आ रही है। इस स्लाइड में 3200 पर सेंटीमीटर से आगे आने वाली पीक्स के बारे में दिखाया गया है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको OH और NH की स्ट्रेचिंग पीक का फ़र्क बताया था, अब उसे मज़ीद समझते हैं। अगर हमारे कंपाउंड में प्राइमरी अमाइन या एमाइड्स मौजूद हैं तो हमें दो पीक्स मिलती हैं, जैसा कि लेफ़्ट से फर्स्ट और थर्ड ग्राफ में दिखाया गया है। इन पीक्स को स्टार लगाकर जाहिर किया गया है। सेकेंडरी अमाइंस और एमाइड्स की सूरत में हमें एक ही पीक मिलेगी, जैसा कि लेफ़्ट से सेकंड और फोर्थ ग्राफ में दिखाया गया है। सेकेंडरी अमाइंस की पीक आगे से नुकीली होगी, जबकि सेकेंडरी एमाइड्स की पीक आगे से गोल होती है। और जाहिर है कि एमाइड में कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है, तो लाजमी इसकी पीक अपनी मुकर्रर जगह पर आएगी। अब हम वन बाय वन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस स्लाइड में सबसे ऊपर डिफरेंट शेप्स ऑफ OH स्ट्रेचिंग पीक्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इनको हम देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पीक किस किस शेप की हो सकती है। अब आ जाइए 1 हेप्टानॉल के स्ट्रक्चर में। 1 हेप्टानॉल में आपके पास OH की स्ट्रेचिंग पीक हमें नज़र आ रही है 3500 से ऑनवर्ड। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर अल्केन भी मौजूद होगी, जिसमें सारे के सारे कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और उनका हाइड्रोजन के साथ जो स्ट्रेच है वो हमें 3000 से कम पर मिलता है। तो हमें 3000 पर सेंटीमीटर से कम पर, यानी राइट साइड पर जो CH की स्ट्रेचिंग पीक्स हैं वो नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हमें 1500 से थोड़ा कम वेव नंबर पे OH की बेंडिंग पीक्स भी नज़र आ रही हैं। और मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि बेंडिंग पीक्स हमेशा कम इंटेंसिटी पर आती हैं, क्योंकि वो वीक होती हैं। बेंडिंग में कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि स्ट्रेचिंग के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हमेशा बेंडिंग पीक्स जो हैं वो सेम फंक्शनल ग्रुप की कम वेव नंबर पर आएंगी, जबकि स्ट्रेचिंग पीक्स हाई वेव नंबर पे। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीक जो है वो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग पीक है, यानी इसको आपने कार्बोनिल पीक के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और वो 1600 के करीब आती है, जबकि अल्कोहल में कार्बन का बॉन्ड OH के साथ होता है, यानी कार्बन का पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है और फिर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास CO की जो स्ट्रेचिंग पीक है वो 1100 के करीब जो है वो मिलेगी। दूसरा ग्राफ जो है वो फिनोल का है। सबसे पहले फिनोल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फिनोल में हमें पता है कि एक बेंजीन रिंग होता है जिसके साथ OH ग्रुप लगा होता है। पहले हम थोड़ा सा बेंजीन रिंग को डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन रिंग में तमाम की तमाम कार्बन्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो हमें 3000 से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर जाकर उसकी पीक मिलती है, जो कि यहाँ पर मैंने शो की हुई है। इसके अलावा बेंजीन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जहाँ पर स्ट्रेचिंग पीक आती है, मैं बात कर रही हूँ 1600 के करीब। 1600 से लेकर 2000 तक के जो एरिया है उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत वीक सी हमें पीक्स नज़र आती हैं, जो कि एरोमेटिसिटी को या एरोमेटिक कार्बन जो रिंग है उसकी ओवरटोन्स को शो करती हैं।
अब ये जो हमारे पास कोई भी ग्राफ अगर होगा जिसमें हमें 1600 से लेकर 2000 तक ये छोटी छोटी सी पीक्स नज़र आ रही हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि इट मे बी ड्यू टू द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। और इसको फर्दर कंफर्म करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग पीक्स के साथ, जो कि 3000 से लेफ्ट साइड पर मिलती हैं। इसके अलावा क्योंकि फिनोल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो हाइड्रोक्सिल की पीक हमें 3200 से 3500 तक जो है उस एरिया में हमें इसकी एक ब्रॉड पीक मिलती है। अब पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रॉड पीक की वजह क्या होती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब यहाँ हमें दो पीक्स मिल रही हैं OH के रीजन में, एक हमें ब्रॉड पीक मिल रही है और एक हमें नैरो पीक मिल रही है। तो हम ब्रॉड पीक को कह सकते हैं कि कुछ फिनोल के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, उनकी वजह से हमें ये ब्रॉड पीक मिल रही है। इसके अलावा अगर इसमें कुछ OH फ्री फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग पीक हमें उसी एरिया में थोड़ी नैरो फॉर्म में नज़र आ रही है। इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद होता है, तो उसकी पीक भी हमें 1600 और 1500 के दरमियान मिलती है। साइड में जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो डी ग्लूकोज का है। सबसे पहले हम डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इसका IR स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। अगर हम डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसमें कुछ बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात ये कि इसके अंदर कहीं पर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप एज सच मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर कहीं पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, यानी जितने भी कार्बन मौजूद हैं वो आपस में सिंगली बॉन्डेड हैं। अब आप आ जाएं इसके स्ट्रक्चर, इसके IR स्पेक्ट्रम की तरफ। इसके IR स्पेक्ट्रम में क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में फ्री कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो 1600 के पास हमें यानी जो कार्बोनिल ग्रुप या डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप वाला जो एरिया है उसमें कोई प्रोमिनेंट पीक नहीं मिलती। इसके अलावा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद नहीं है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड रीजन में भी कुछ नहीं नज़र आता। आगे आ जाते हैं OH ग्रुप की तरफ। 3200 से लेके 3650 तक का जो पर सेंटीमीटर का जो एरिया है, वहाँ पर हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पीक्स मिलती हैं। यहाँ पर भी हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पीक नज़र आ रही है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो जो हमारे पास कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग बॉन्ड हमें 3000 पर सेंटीमीटर के राइट साइड पर मिलता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो पीक्स नज़र आ रही हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ ब्लू कलर से शो की गई है कि अल्कीन कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की कोई भी पीक मौजूद नहीं है, यानी क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही मौजूद नहीं है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन की पीक भी मौजूद नहीं होगी।